महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम और धनुष्वान एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गया है। करीब 8 महीने की जद्दोजहद के बाद 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए उसे शिवसेना का नाम और निशान दे दिया। बीएमसी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे ग्रुप इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, लेकिन उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई कल हो सकती है। हमने इसलिए ये किया हुआ है, जो चुनाव आयोग का जो फैसला आया है वो फैसला किसी भी हालत में इस तरह से एक करवी था, उसके बारे में पूरा विचार विनिमय करना बहुत जरूरी था। इधर शिंदे गुट ने एक्शन में आते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर शिवसेना के दफ्तर पर अपना कब्जा कर लिया है। शिवसेना का तो हम लोग शिवसेना नहीं था, शिवसेना है करके हम लोग लिया ना। जो शिवसेना नहीं था वो बाहर गए, शिवसेना था करके हम लोग अंदर आ गए, इसलिए हम लोग रिसर्च किया है, गलत कुछ किया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से उद्धव ठाकरे शिंदे गुट और बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो गली गली में जाकर लोगों को बताएं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। ठाकरे के मुताबिक चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का हत्यारा बताते हुए कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे गुट को धनुष्वान का निशान मिलने पर खुशी जाहिर की। शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 2019 में चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन नतीजा आने के बाद अपनी विचारधारा बदल दी। अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है, और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी। उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह पर तंज कस दिया। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ, ये मोगैम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। इधर उद्धव गुट के संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना का नाम और निशान खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। वो शिवसेना तोड़कर खरीदकर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के दुश्मन कोई भी हो, एक जमाने में हमने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी। आज कोई नया कांग्रेस वाला बन गया है उनका मुखौटा पहनकर, तो जरूर हम उनसे भी लड़ेंगे। बीजेपी संजय राउत के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है। हमने चुनाव आयोग को आह्वान किया, विनती की है कि संजय राउत को नोटिस भेजा जाए। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप करते हो तो आपने जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की उसमें क्यों उसका उल्लेख नहीं किया? शिंदे गुट, बीजेपी और उद्धव गुट में घमासान के बीच शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह रखने की सलाह दी है। उनका मानना है कि इससे उद्धव गुट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता उन्हें नए चुनाव चिन्ह के साथ स्वीकार कर लेगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो शिवसेना के सिंबल विवाद में नहीं पड़ना चाहते, शिवसेना को इसे खुद ही सुलझाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उद्धव के हाथ से बाजी निकल गई है और उन्हें शरद पवार का सुझाव मानकर आगे बढ़ना चाहिए? शिंदे गुट के हाथ में तीर कमान आने से क्या चुनाव में वोट भी उनके खेमे में आ जाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम से किसे ज्यादा फायदा होगा, शिंदे गुट को या बीजेपी को, या जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ रहेगी? तो ये शिवसेना का जो घमासान है अब अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मुख्य मुद्दा ये है, दो हिस्सों में चर्चा को देखना चाहिए। एक तो ये कि जो ये फैसला आया ये किस आलोक में देखें, और दूसरा इसके बाद क्या होगा, चुनावों में क्या होगा, किसको सिंपैथी मिलेगी, कौन इलेक्शन में ज़्यादा भारी पड़ेगा,
क्या उद्धव ठाकरे इस झटके से उबर के सेल थ्रू करेंगे और फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? जो फैसला आया ये किसको ज़्यादा फायदा करेगा, बीजेपी को कि शिंदे गुट को? ये सब तमाम प्रश्न है एक तरफ राजनीतिक तौर पर। दूसरा जो अदालत में चलेगा उसको हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट गया तो उन्होंने कहा कि इसकी सुनवाई हम कल देखेंगे, कल इसको नोटिस में लेंगे। सुनवाई कब होगी पता नहीं। तो ये एक मामला निकल गया। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का ये भूचाल चुनावों में कैसे पड़े होगी, क्योंकि अब समय नहीं बहुत ज़्यादा, 2024 में चुनाव होने हैं और उससे पहले बीएमसी के चुनाव जो ऑलरेडी एक साल लेट हैं, कब होंगे पता नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, साथ ही उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे और एनसीपी के प्रवक्ता बीएम श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोइटे और सीएनए न्यूज़ 18 के ब्यूरो चीफ और मेरे मित्र विनय देशपांडे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आनंद दुबे, ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, उसमें उन्होंने जो 2 लॉजिक दिए हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम इधर हैं और जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कई फ्लॉड है, इसलिए उन्होंने 1999 वाले को लिया नोटिस में और इस आधार पे दिया कि नहीं, ये पूरी शिवसेना का सिंबल और नाम शिंदे के पास होना चाहिए, यानी अब ओरिजिनल वो हो गए और इनको पार्टी से बाहर रखा है। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या मुद्दा लेके आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या अपील है आपकी? देखिए, चुनाव आयोग का जो निर्णय आया है हम उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक तरफा फैसला दिया है। उन्होंने इलेक्टेड मेंबर की संख्या को देखते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर उनके साथ हैं, जग जाहिर है उनके पास 13 एमपी और 40 एमएलए हैं। अगर इसी बिहाफ पे, इसी को आधार बना के यदि चुनाव आयोग को फैसला देना था तो चुनाव आयोग ने हमसे प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र, पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची और मेंबरशिप, जो एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है उनकी संख्या क्यों मांगी थी? जब हमने बहुत मेहनत करके सबको सारा सामान इकट्ठा किया और चुनाव आयोग में दिया और हमने कहा कि अब आप इसको देखिए, उनका भी मंगाइए, हमारा भी मंगाइए, जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसके पक्ष में फैसला करिए। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सब बातों को दरकिनार किया और एक स्क्रिप्टेड कहानी की तरह पहले से ही मन बना लिया गया था कि इनके खिलाफ ही फैसला देना है और वही हुआ। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। अब बीच में शनिवार रविवार था, हमारी बात वहां तक नहीं हो पाई। कल शायद वहां पर हमारी बात रखी जाएगी। अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं, क्या निर्णय देते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पर अति विश्वास करते हैं और जनता की अदालत पर विश्वास करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की जो एक तरफा काम करने का तरीका है उस पर हमारा विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में चुनाव आयोग ने अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन हम तो वर्तमान में जीते हैं ना। यदि कोई फैसला हमारे खिलाफ आ रहा है और उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ बात करेंगे। और हमें शक है कि बदले की भावना से की गई राजनीति से हम ग्रसित हो गए, हमको धोखा देने का काम किया गया है और यही हुआ है सामने से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ दिन पहले से ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के समर्थन में आएगा, उनके पक्ष में आएगा। आप लोग कैसे जानते थे कि उनके पक्ष में आएगा? हम तो कह रहे थे हमारे पक्ष में आएगा, तो हम कह रहे हैं हमारे पक्ष में आएगा, नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हैं उनके पक्ष में आएगा तो फैसला आ रहा है। तो इन सब चीजों का जो विरोधाभास है, जो प्रश्न चिन्ह है, उससे हम सब नाराज हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं और अपनी बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको आप न्याय में बदल दीजिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा जानता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की है, बाला साहब ठाकरे की है, लाखों करोड़ों शिवसैनिकों की है। एकनाथ शिंदे हमसे टूट कर अलग हुए हैं। टूटने वाले की कभी पार्टी नहीं होती, पार्टी हमेशा जोड़ने वाले की होती है। हम अपनी जगह ही खड़े हैं, हमसे अलग होके वो गए हैं। पहली बार ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला फैसला है कि जो टूट कर गया है उसी को पार्टी दे दी गई है। आपको याद होगा कि कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निकली थी, लेकिन उनको सिंबल और नाम नहीं दिया गया। उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनको घड़ी, जो टेबल घड़ी होती है, वो उनको दिया गया, न कि उनको कांग्रेस का सिंबल और कांग्रेस का नाम दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं कैसे, इसके पीछे कौन खेल खेल रहा है, समझ में नहीं आता। कौन खेल खेला? आपके नेताजी ने तो कहा है, आपको पता होगा।
हेलो, आपके नेता ने तो इशारा भी किया है कि नहीं, कौन हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल, हाँ तो बीजेपी का खेल है, लेकिन अब किस मंशा से खेल रहे हैं ये जनता भी देख रही है, अच्छा, सब आनंद, एक समझ चीज रहे हैं। बताइए। मुंबई में आनंद, जगह आंदोलन हो रहे हैं। आनंद, जब ये इस फैसले में एक तो आप जो ये व्याख्या करें ठीक है, दूसरा जब वो चुनाव आयोग कहता है कि आपका जो संविधान है पार्टी वाला वही लोकतांत्रिक है, उसमें अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, बड़ा एम्बिगियस है। तो जो इस एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। 2018 का जो संविधान है वो पूरी प्रक्रिया को पूरा करके बनाया गया है। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, हर पार्टी में होती है, उसी प्रकार हमारी पार्टी में भी है। उद्धव ठाकरे जी को पूरी सहमति से अध्यक्ष माना गया है और वो पार्टी का काम कर रहे हैं। अब अचानक अगर एक धड़ा टूट के ये कह दे कि हम चुन के आए हैं, यही आधार है, तो मान लीजिए किसी पार्टी में 10 एमएलए हों और 8 टूट के चले जाए और वो 8 कहें कि अभी पार्टी के मालिक ही हम हैं, तो ऐसा कभी होता है? मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमारे खिलाफ फैसला आया है, लोग कह रहे हैं शिवसेना खत्म हो जाएगी, लोग क्या क्या कह रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी बहुत सालों से मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी की है कि एकनाथ शिंदे जी की है? आप बता दीजिए। नहीं, ये लोगों की है। मुझे ये जो आप लाइन बार बार यूज कर रहे हैं कि ये बाला साहब की है, उद्धव जी की है, पार्टी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इस लाइन से सहमत होते हुए मैं सहमत हूं। पार्टी जनता के लोग, अरे भाई, विचारधारा भी तो कोई होती है, विचारधारा भी तो कोई चीज होती है। ये उद्धव ठाकरे जी की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है, एकनाथ शिंदे। अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी की है, सही होगा? ये पार्टी आदमी की नहीं होती है, नहीं, बिल्कुल विचार नहीं। और लोगों की होती है, इसलिए आप ये बात सेंटर, खैर एनीवे उस पर दोबारा आएंगे, पहले व्यू तो ले लें इनका। तो उसी का विरोधाभास है कि एकनाथ शिंदे की है, तो क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की है? एकनाथ शिंदे की क्यों होगी? एकनाथ शिंदे की भी नहीं हो, शिवसेना तो लोगों की है। तो इन बताइए आप, ये जो आरोप लगा रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने कैसे आयोग के फैसले से ये सहमत नहीं, इनका मानना है कि गलत फैसला दिया गया है, उससे सहमत नहीं है, क्योंकि लोगों का समर्थन, पार्टी का समर्थन अभी भी उनके साथ है। खाली आप 40 एमएलए और 12-13 सांसदों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इस पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने 78 पेज के रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से जो प्रेसिडेंट्स हैं, सिमिलर प्रेसिडेंट्स हैं, उनका वर्णन किया है। तो 2 केसेस जिनका वर्णन उन्होंने किया है, एक एलजेपी के संदर्भ में था और एक एआईएडीएमके के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो उद्धव सेना को वो जो रूलिंग है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस शो में शिवसेना के प्रतिनिधि से पूछे कि क्या वो जो कल आरोप संजय राउत जी ने लगाए हैं कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो उसको मानते हैं कि वो सही है? और अगर नहीं, तो आज जो है इसी आपके शो पर माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाना जो एक संवैधानिक संस्था है, मेरे ख्याल से ये इनकी हताशा को प्रतिबिंबित करता है। देखिए, जो ये निर्णय हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो ये बार बार कह रहे हैं कि विश्वासघात, वो भी मैं आपके शो पे आज क्लियर कर दूं कि विश्वासघात दरअसल किसने किया था। और ये मैं अरिथमेटिक के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे कर रहा हूं। देखिए, हमने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लगभग 55-56% सीटों पर हमने लड़ा, बाकी सीटों पर इन्होंने लड़ा। हमारा स्ट्राइक रेट था 70%, हमने 105 सीटें जीती, लगभग 160 सीटें लड़कर। अगर हम पूरा लड़ते तो स्वाभाविक है कि हम 200 से ऊपर सीटें लड़ते। हमने इन पर विश्वास किया। इन्होंने जो हरकत की वो इस प्रकार का था कि कोई बैट्समैन जो है मैच में 50 रन बना लेता है, उसके बाद बोलता है कि आप मैन ऑफ द मैच मुझे पुरस्कार दीजिए, अन्यथा मैं अपना रन जो है दूसरे टीम को ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस प्रकार का विश्वासघात, इस प्रकार की गद्दारी इन्होंने की थी। और आज जो है इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय के द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अभी शिवसेना के प्रतिनिधि विचारधारा की बात कर रहे थे। अरे विचारधारा ही तो मूल कारण है जिसके कारण जो आपके जो 80% जो निर्वाचित सदस्य थे उनको लगा कि विचारधारा का पालन नहीं हो रहा है। जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे चलते थे उसको आपने सरकार के मुंह में त्याग दिया। जब राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बकते थे, आप चुपचाप एक शब्द नहीं निकलता था आप लोग के मुंह से। और यही कारण बना कि एकनाथ जी और उनकी जो एक 80% जो निर्वाचित सदस्य उनके साथ थे, उनको लगा कि जो बाला साहब के उद्देश्य हैं, जो बाला साहब के उसूल हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से आज दूध का दूध पानी हो गया है। मेरे ख्याल से एक ही प्रायश्चित का रास्ता है उद्धव जी के लिए, और वो ये है कि एकनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करने, वरना हो सकता है कि आगे जो है संजय राउत जी की सदस्यता भी राज्यसभा में ना बचे। जी दुबे जी आपको जवाब देंगे वो 2000 करोड़ वाला? मैं जवाब दूं? एक चीज में, हाँ ये मेरा सवाल भी है, ये रावत जी क्यों मतलब बस वहीं से शुरू कर रहा हूँ, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। बताइए बताइए। देखिए संजय राउत जी एक सम्मानित पत्रकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं और हमारे नेता हैं। संजय राउत जी ने जो बात कही है उसके पीछे तर्क सुनिए। जब हमारे विधायकों को यहाँ से सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा होते हुए महाराष्ट्र लाया गया, तो क्या उसमें धन बल का प्रयोग नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? चार्टर्ड विमान ओला उबर की तरह उड़ रहे थे कि नहीं उड़ रहे थे? उड़ रहे थे। तो यदि अगर आप किसी पार्टी को खत्म करने पे तुल गए हैं, तो क्या आप उसमें धन बल का प्रयोग नहीं करते उनके खिलाफ? एकनाथ शिंदे जी वही नेता है जो पहले 20 जून को कह रहे थे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी से बाहर निकल जाइए तो हम वापस आ जाते हैं। आनंद फानन में उद्धव जी ने मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक को अपना सलाहकार बना के भेजा कि जाइए उनसे कहिए कि हाँ हम तैयार हैं, आप आ जाइए। ये लोग सूरत पहुंचते हैं और सूरत में एक आदमी रविंद्र पाठक उन्हीं के साथ गुवाहाटी चला जाता है। सुनिए 2 मिनट सुनिए, आज देश की जनता को समझने दीजिए। अरे क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी कि ये बातचीत करें। दुबे जी सुनिए, वही कह रहा हूं, ये वाली स्टोरी काफी बातचीत करें। इनकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी। आनंद जी सुनिए तो सर, ये वाली स्टोरी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं। महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को मालूम है कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन यहाँ उसी से जुड़ा सवाल उठता है कि आपकी सीएम, आपकी पार्टी, आपके नीचे जमीन खिसक गई। आप क्या पार्टी चला रहे थे उस समय? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि खरीद रहे थे, तो आप सीएम किस बात के थे? फिर आपको पता ही नहीं है, आपके 40 विधायक चले गए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अगर कोई, जिस प्रकार एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि महाशक्ति मेरे पीछे खड़ी है, उन्होंने वचन दिया है कि आप आगे बढ़िए, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। राज्यों में भी तो महाशक्ति, तो नहीं ये कहने नहीं, ये देश की जनता को समझाना पड़े। तो लोटस ऑपरेशन नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ। देखिए आप अच्छा मतलब आपने फैसला दे दिया कि महाशक्ति कोई काम नहीं करती है, मतलब लोटस ऑपरेशन नहीं हुआ है इस देश में। इसके पहले बीजेपी ने तोड़ की राजनीति नहीं की है, धन बल का प्रयोग नहीं किया है, ये बात को मान लिया जाए। आनंद, मुझे नहीं पता, ये तो कोर्ट तय करेगा। आप लोग मुकदमा लड़ी रहे हैं वहां पे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जब कोर्ट में विचाराधीन हो या कोई फैसला, तो उसको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। जब आप ये तर्क देते ना, तो ये तर्क उस समय से था। उस समय भी मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि भाई सीएम के नीचे से इतना बड़ा कांड हो गया, किसी को हवा नहीं लगी। इससे पता लगता है कि नाराजगी थी। राजस्थान में भी ऐसा एक मामला हुआ था, लेकिन साहब जिस व्यक्ति को सेकंड नंबर का पोर्टफोलियो दिया हो, जिस व्यक्ति को जब 2.5 साल पहले सरकार बन रही हो पूछा गया हो कि सरकार में आप खुश हैं, मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, सबसे पहले ही शपथ लेने पहुंच गए। अगर वो व्यक्ति धोखा दे, वो व्यक्ति विश्वास का गला घोटे, वो व्यक्ति बीजेपी के साथ मिलकर हमें धोखा दे, तो क्या किसी के चेहरे पे लिखा होता है कि कल धोखा देने वाला? आप मुझे बताइए, हम तो विश्वास ही कर सकते हैं। 30 साल साथ में काम करने वाला व्यक्ति अचानक ये आरोप लगा दे कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमको समय नहीं दिया जाता, हमारे एमपी एमएलए को उद्धव जी मिलते नहीं, कमाल करते विश्वास पे। फिर वही हमने भी किया भाई साहब, नहीं वही हमने भी विश्वास पे दुनिया चलती है सर, लेकिन पार्टी चलाने का एक तरीका होता है। ये विषयांतर हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग नहीं ज्यादा जाते, क्योंकि आपने उदाहरण दिए वो सब समय के। तो इसलिए मैंने कहा कि आप पार्टी चलाते तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग न्यूज चैनल में काम करें, मैं एडिटर हूँ, मेरे नीचे कि 40 लोग एकदम से इस्तीफा दे दें, तो मेरी काबिलियत पे सवाल हो जाएगा ना। फिर मैं थोड़ी कहूँगा कि बाकी लोगों को बड़ा अच्छा ऑफर मिल गया था किसी दूसरे चैनल से, इसलिए मैं क्या करूँ। ये एकदम ब्रेजनली आउट ऑफ द कोर्स सवाल होता है। एनीवे, तो मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा था उस समय भी कहा था कि हमने कहीं न कहीं हमने अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, उस समय भी कहा। यही तो सर असली खेल है ना, इसलिए उसका जवाब हुआ है। एनीवे, बीएम श्रीवास्तव सर, आपका व्यू। तो पवार साहब ने तो कह दिया कि ये सब वो लोग देखें, चला गया तो चला गया, अब नए से शुरू करें। पल्ला झाड़ लिया क्या आप लोगों ने? इसे पल्ला झाड़ना नहीं कहिए। देखिए कि आदरणीय शरद पवार जी इस देश के दूरदृष्टा और बहुत ही गंभीर किस्म के राजनेता, और उन्होंने ये जो सलाह दी है आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को, ये उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्होंने दी है कि अब चूंकि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब लेकर गए हैं। कोर्ट पे एक दिन में तो फैसला नहीं हो जाएगा, आने वाले दिनों में बीएमसी का इलेक्शन होगा। तो अगर आज से तैयारी नहीं शुरू की गई
तो उस चुनाव को कैसे लड़ा जाएगा? तो आदरणीय पवार साहब की ये सलाह को इस प्रकार से कहना कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, ये पल्ला नहीं झाड़ना है, बल्कि परिवार के एक मुखिया की सलाह है, जिसपे कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब निश्चित रूप से विचार करेंगे और उस पर आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो जिसकी बात अभी आदरणीय आनंद भाई भी कह रहे थे, तुछिन भाई ने भी कहा, सिन्हा जी ने, उन्होंने अभी कहा कि 78 पेज का जो ऑर्डर हुआ है उसमें एलजेपी का भी हवाला दिया गया है। तो मैंने भी उस ऑर्डर को पूरा पढ़ा, उसमें 78 पेज के उस आदेश में अगर एलजेपी का हवाला है तो एलजीपी आदेश कोई पारित क्यों नहीं हुआ? हवाला किस बात का दे रहे हैं? वो उस इंटीम ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं, जिसपे कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने खुद ने कोई फैसला नहीं किया। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा नीरज जी कि 5 तारीख को 5 अक्टूबर 2021 को एलजेपी का झगड़ा सामने आता है और साथ ही साथ शिवसेना का 7 अक्टूबर को, दोनों का मामला बिल्कुल एक जैसा है। दोनों में विघटन हुआ है, दोनों के सांसद और विधायकों ने अपनी पार्टी से ब्रेक अवे ग्रुप बनाया और उन्होंने अपने अपने दावे पेश किए। एलजेपी के लिए तो चुनाव आयोग खाली 2 पेज का एक ऑर्डर करता है और दोनों को सिंबल दे देता है और उनका जो मुख्य सिंबल है उसको फ्रीज करके रख देता है। और अभी भी वो आदेश जो है इंतरिम ऑर्डर है, अंतरिम आदेश उन्होंने दिया है। शिवसेना के मामले में 78 पेज का आदेश होता है, उसी ग्राउंड्स के ऊपर वही सारी बातें हैं और उसका अंतिम आदेश दे दिया जाता है। तो इससे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ चूक तो हुई है। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का जो आदेश है वो मेंबरों को लेकर जो उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके आधार पर। श्रीवास्तव जी एक बात आपने बड़ी अच्छी की, मैं दोबारा उस पर आता हूं। अब चूंकि एक अदालत में चलेगा, जैसे आपने उदाहरण दिया चलता रहता है, उसमें नहीं। जो बात आपने कही कि मुखिया होने के नाते शरद पवार जी ने कहा कि अब इससे आगे बढ़िए, कहाँ अदालती चक्कर में फंस रहे हैं, लेकिन शिवसेना लड़ाई नहीं सर, नीरज जी अदालती शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया। देखिए ये इस समय जो विवाद है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इसका हिस्सा है राजनीतिक और दूसरा इसका ऑपरेटिव पार्ट है कानून का। तो कानून में जाने से नहीं रोका है शरद पवार साहब। ठीक, वो चले जाएं, लेकिन उसमें समय जाया करेंगे, नहीं मुझे वही चाहिए। सब जो उन्होंने सलाह दी वो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, लेकिन मैंने वही कहा कि आनंद दुबे जी क्या इस प्रैक्टिकल के साथ नहीं है? पॉलिटिशियन है। मैं इसमें एक बात ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने आदेश तो कर दिया, अब इस पे इसकी मेरिट्स पे बात करने का कोई इस समय मतलब नहीं है। फिर भी मेरे दिल में एक बात आती है कि इलेक्शन कमीशन जो पत्र लिखता है अपना, वो किसको लिखता है? जो संस्था का, जो पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष होता है। एबी फॉर्म जारी करने का अधिकार किसको होता है? जिसके लिए पार्टी का अध्यक्ष अपने खुद को या अपने किसी पदाधिकारी को अधिकृत करता है। तो उनसे ना पूछा जाए जो चुनाव चिन्ह देने वाले हैं, उनसे ना पूछा जाए जिनके नाम पे पत्राचार करता है चुनाव आयोग, और वो फैसला ये देता है कि इस पूरी पार्टी के जो कर्ता धर्ता या इस पार्टी का जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम पे है। कल को तो इससे स्थिति बिगड़ भी सकती है। ठीक है श्रीवास्तव जी, देश में श्रीवास्तव जी एग्रीड। अब हम लोग जैसा आपने भी कहा ना कि इस पे ज़्यादा बातचीत करने से बेटर है कि आगे क्या होगा पॉलिटिक्स पे बात की जाए। दुबे जी को रिप्लाई करना चाहते, छोटा सा रिप्लाई दीजिए दुबे जी, उसके बाद एक तोहिन को रिप्लाई दूं, फिर मैं विनय से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि शरद पवार साहब ने यदि हमें कोई सलाह दी है तो वो हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनकी सलाह का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम चूंकि हमारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाना, लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ना, जैसे गोरा बादल लड़े थे वैसे ही हम भी लड़ेंगे कि जब तक हम जान है तब तक लड़ेंगे। तो ठीक है, पवार साहब की भी सलाह का धन्यवाद है और आगे हम लड़ेंगे, उसकी भी प्रक्रिया जारी है। तो इसमें ज्यादा कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यह नामो निशान से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसलिए वो लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा भी है ना? तो इससे एक सवाल पॉलिटिकल ये होता है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे एक बहुत मैसिव सिंपैथी वेव बनेगी, है ना, कि आपने उनकी पार्टी भी छीन ली, निशान भी छीन लिया, सरकार भी छीन ली? ये डर नहीं है क्या पॉलिटिकली? देखिए, जिस व्यक्ति ने बाला साहब
के उद्देश्यों को ठुकरा दिया था, जिस व्यक्ति ने महाराजा शिवाजी के उद्देश्यों को ठुकराया, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो है ना, विश्वासघात को जो है लाइटली नहीं लिया जाता है। विश्वासघात जो करता है उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज देखिए अब किस मुंह से वो चुनाव जब लड़ेंगे, तो ये वही सीएम थे ना जो जिनके देखरेख में हिरेन मनसुख की जो है एक रहस्यमय हत्या हो जाती थी, किसी जर्नलिस्ट को जो है ढकेल के उसके घर से ले जाया जाता था, 7-8 दिन जो है कोई फॉल्स चार्ज में अंदर कर दिया जाता था, कोई इलेक्टेड एमपी जब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो किस मुंह से ये उद्धव जी वाली सेना जो है अब जाकर कहेगी कि ये वही सेना है जो पिछले 30 सालों से काम कर रही थी? मुझे नहीं लगता है कि इसको अब वो स्वीकार्यता प्राप्त हो गई। और जो श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि शरद पवार जी ने एक बहुत मैच्योर स्टैंड लिया, इतना प्रैक्टिकल स्टैंड लिया, तो आप क्यों इतनी इमेच्योरिटी के साथ कर रहे हैं? आप उद्धव जी का गुणगान क्यों कर रहे हैं? उद्धव जी की गलतियां जो हैं, जो हमारी जानकारी है, कम से कम 2 सालों तक एकनाथ शिंदे और कई वहां के जो निर्वाचित एमएलएस थे, उन्होंने उनको रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ जो है उद्धव जी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। कोविड का हवाला, कोविड तो था, लेकिन इसी कोविड के दौरान देवेंद्र जी ने 3 चक्कर पूरे महाराष्ट्र के लगा लिए, लेकिन उद्धव जी घर से निकलते नहीं थे और उनका मिलना जुलना लगभग जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद हो चुका था। तो अंततः अगर देखिए शिवसेना जो है एक भावनात्मक पार्टी, एक जो है इमोशंस पर कायम पार्टी थी, तो स्वाभाविक है कि जब एकनाथ शिंदे जी भी बाहर आए तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पीड़ा से भरा निर्णय होगा हमारे लिए भी। जो हम 1986-1987 से हमारी जो पार्टनरशिप रही है, तो हमारे लिए भी ये एक आसान निर्णय नहीं था इस तरह से इस पार्टी को टूटता हुआ देखना। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो हिंदी में कहावत है ना कि अब क्यों पछताए हो जब चिड़िया चुप गई खेत, तो मेरे ख्याल से ये लेसन है सारी इस तरह की पार्टियों को, जो कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं और डायनेस्टी और लेगेसी में अपने आप को लिप्त करके बैठे रहते हैं। विनया और तुलसीदास जी, अब आप लोग 10 सुनिएगा हमारे राजनीतिक दोस्तों, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? इसी बात कहना चाह रहा था सर, आता हूँ, लौट के आता हूँ श्रीवास्तव जी आपके पास, पहले एक बार लोगों से बातचीत कर लूँ। बताइए क्या चल रहा है? देखिए, झटका तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी बड़ा लगा था जब ये हुआ था तब, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर जो बर्ताव है, उद्धव ठाकरे शायद अपने लेसन सीख रहे हैं, क्योंकि जैसा तुहीन ने कुछ देर पहले कहा, तुहीन बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनका असेसमेंट भी वो एक अच्छा असेसमेंट है कि उद्धव ठाकरे की चूक थी पार्टी चलाने में, जो कि एक मातोश्री यानी कि सबके पहुंच से बाहर, कोई फ़ोन ना कर पाए, कोई आसानी से जाके ना मिल पाए, इस तरीके की राजनीति थी जो कि काफ़ी परिवारवाद से भरी और बहुत एक्सक्लूसिव एक्सेस तरीके की थी। लेकिन पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि आदित्य काफ़ी घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आज अनाउंस भी कर दिया कि वो पहली रैली लेंगे, पब्लिक रैली लेंगे, जो कि 5 मार्च को होगी, और उसके बाद वो महाराष्ट्र में काफ़ी घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद वो अपना लेसन सीख रहे हैं, ऐसा एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ ये बात भी है कि सिंपैथी वेव दिखाई देता है उद्धव के लिए। तो उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि इन लोगों ने गद्दारी की, या 50 खोखे का जो लेबल अभी चिपका दिया है, 50 खोखे मतलब 50 करोड़, 50 करोड़, 50 खोखे मतलब 50 करोड़, खोखा तो, मतलब करोड़, पेटी मतलब लाख, यस 50 करोड़। हाँ, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने ये लेबल उनको अभी चिपका दिया है। ये कितनी देर तक रहता है उनके साथ, कितना नहीं, ये तो आने वाले इलेक्शंस ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि चाहे सिंपैथी वेव हो, लेकिन इतना आसान भी रास्ता नहीं है उद्धव ठाकरे के लिए इससे आगे। एक तो पक्ष का नाम नहीं, निशानी नहीं, और दूसरी बात सिर्फ इमोशंस पे चलने वाली आज की राजनीति नहीं है। काफ़ी रिसोर्सेज भी लगते हैं, काफ़ी स्ट्रेटजीज भी लगती हैं, प्लानिंग भी लगता है। दो बातें आप पहले एक्सप्लेन करते चलिए। 2 बातें आपने कही कि नाम और निशान नहीं है साथ में, साथ ही अब उतना इमोशनल लोग नहीं होते हैं, अब पैसा भी लगता है। क्या नाम और निशान इतना बड़ा है अभी भी जिसके लिए शिंदे गुट सेलिब्रेट कर रहा है, उनको मिल गया है? जी देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली देखें तो परिवारवाद से जुड़ी हुई जो पार्टियां होती हैं, उस परिवार का चेहरा वो सबसे बड़ा होता है।
तो ठाकरे अगर अपने आप में एक ब्रांड हैं, तो ठाकरे चाहे किसी भी नाम से जाएं, कोई भी पक्ष बना लें, लोग ठाकरे के नाम पे वोट कर सकते हैं। ये तो हिस्टोरिकली प्रूवन है। और इसलिए कहीं ना कहीं जब शरद पवार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का निर्णय जो आया है वो आप लीजिए और आगे बढ़िए, तो उनका वो एक प्रैग्मेटिक व्यू भी सामने आता है कि उन्होंने, और कहते हुए ये भी कहा उन्होंने, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया कि कैसे बुलक, पेयर ऑफ बुलक्स का जो पहले सिंबल था, जो बाद में बदल बदल के फाइनली इंदिरा गांधी ने हाथ ले लिया और अब तो कांग्रेस हाथ पे ही चलती है। तो उस तरीके का एक प्रैग्मेटिज्म एक तरफ शरद पवार कह रहे हैं, तो चेहरे की राजनीति है कहीं ना कहीं। अब हम अगर ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग की बात कहें कि बैटल ऑफ परसेप्शन भी तो है, लीगल कोर्ट्स के बाहर लोग देखते हैं, लोग अपनी राय बनाते हैं। तो उस बैटल ऑफ परसेप्शन में भी कल शिवसेना ने जो ट्वीट किया, कल या परसों में, तो उन्होंने एक तरफ बाला साहब ठाकरे की फोटो दिखाई जहां पे वो बॉनेट पे खड़े रह के भाषण कर रहे हैं 1960s में जब सेना की स्थापना हुई थी तब, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का भाषण दिखा रहे हैं जब वो सनरूफ से बाहर आके बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अपील है, पब्लिक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। ठाकरे के नाम पे ये चलेगा। तो अब चैलेंज कितना बड़ा है देखना ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब तक ये सिंपैथी वेव टिक पाता है या नहीं, और दूसरा सिर्फ ये सिंपैथी वेव काफ़ी है क्या बाकी के जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जब बाहर निकले तब एकनाथ शिंदे काफ़ी कद्दावर नेता थे सेना के, और उनके हाथ में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स काफ़ी थे। उनका पब्लिक आउटरीच जो हम आज भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके खिलाफ ये सब कितना टिक पाता है और रिसोर्सेज किस तरीके से बिल्ड कर पाते हैं, क्या उद्धव ठाकरे बाहर निकल के अपने लिए वो जो स्टेटस है वो लोगों के मन में बना पाते हैं, काडर के मन में कंफ्यूजन खत्म करते हैं और काडर को अपने साथ जोड़े रखते हैं या नहीं, ये अभी सबसे अहम होता है। काडर को वो विजन दिखा पाते हैं कि नहीं। तुलसीदास बेटे, आपका क्या असेसमेंट है? क्योंकि ये पूरी घटना में अब उधर हम लोग नहीं जाते, अदालत में क्या होगा, चुनाव आयोग ने, वो तो सब चलता रहेगा। उद्धव ठाकरे के लिए अब यहाँ से खड़े होना कितना चैलेंजिंग होगा? जैसे कह रही हैं कि ब्रांड नेम भी नहीं है, रिसोर्सेज की भी बहुत दिक्कत आएगी, और अब उनको वो मेहनत करनी पड़ेगी कि मातोश्री से निकल के दूर दूर के इलाकों में जाके अपने आप को पहुंचाना। और उसमें एक चुनौती, जो बगल में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं श्रीवास्तव जी, उनकी पार्टी भी है ना। देखिए, आप अपने आप को राइज करेंगे तो एनसीपी और कांग्रेस भी, आप ऑब्वियसली एमवी के पार्ट हैं वो, लेकिन वो एक चुनौती है पार्टी एक्सपेंशन के लिए भी। बताइए सर। देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे से पार्टी और उनका चुनाव छीन लेने के बाद, निशानी छीन लेने के बाद, बिल्कुल उनके सामने जो संकट पैदा हुआ है उस तरह से अस्तित्व का है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ हमें एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि शिवसेना ही नहीं, इस देश के लगभग सभी पार्टियां, जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पेशेंस, लेकिन एक गेम ऑफ इमोशंस भी है। और शिवसेना इसमें महाराष्ट्र में हर समय जब भी इमोशनल मुद्दा, इलेक्शन आता है, उनके हाथ में इमोशनल मुद्दा उठा लेते हैं या उनके सामने की पार्टी उनको थमा देती है एक तरह से, और शिवसेना फायदे का सौदा कर लेती है। अब भी देखिए ना, अब क्या स्थिति थी, 2.5 साल उनके सत्ता में हो चुके थे, उसके बाद सत्ता हाथ से गई, सहानुभूति उनके तरफ गई कि देखिए इनको तो धकेल कर बाहर किया गया, एक तरह से उन्होंने अपनी इमेज बनाई। दूसरी तरफ अब जब पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह जब छीन लिया गया है, चुनाव आयोग द्वारा जो आदेश आया, उसके बाद भी जो कुछ दिखाई दे रहा है सड़कों पर, जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे लोगों से आ रही है, अगर आप शिंदे गुट के या भाजपा के नेताओं के महाराष्ट्र के हैंडल्स पे, आजकल एक कहा जाने लगा है कि नीतीश राणे के आप ट्वीट मत पढ़िए, उसके नीचे जो रिप्लाई आते हैं ना उसे पढ़ लीजिए। उसी तरह से एकनाथ शिंदे, उनके शिवसेना और बाकी भाजपा के नेताओं के बारे में ये कहा जाने लगा है। यानी एक तरह से संकट जरूर है, लेकिन इस विपदा में भी एक अवसर है उद्धव ठाकरे के लिए, जैसे कि अगर वो बाहर घूमना शुरू करे। और देखिए, उद्धव ठाकरे की एक जो इमेज बनाई गई है कि बहुत ही भोले भाले, सीधे साधे, एक मध्यम वर्ग के लगने वाले व्यक्ति की इमेज बिल्कुल उनके ब्रांड मैनेजर ने बनाई होगी, लेकिन राजनीति को नजदीक से देखने वाला हर व्यक्ति समझता है कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के लीथल कॉम्बिनेशन है। एक कहना गलत नहीं होगा, एक थोड़ा अचंभित करने वाला होगा मेरी बात, लेकिन वैसा है।
देखिए उन्होंने आदित्य ठाकरे को पहले ही बाहर घूमने के लिए निकाल दिया था। जो आदित्य ठाकरे भाषण करने से कतराते थे, उतने आत्मविश्वास से बातें करते नजर नहीं आते थे, वो करने लगे, भीड़ जुटाने लगे। उनके सोशल मीडिया पे भी उनको जो रिस्पॉन्स है युवाओं का ही नहीं बल्कि शिवसेना की पहली जनरेशन से लेके अब तक का जो रिस्पॉन्स उनको दिखाई देने लगा, उससे उद्धव ठाकरे पहले ही। और एक छोटी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं नीरज जी, जून में जिस रात को 20 जून की जिस रात को ये पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं देश में हड़कंप मचाने वाली राजनीतिक हलचल हुई थी, उसके चंद 2-3 दिनों बाद उद्धव ठाकरे की जो खबर आई थी, उन्होंने अपने शिव सैनिकों को, अपने समर्थकों को मातोश्री में एक बताया था कि देखिए सिर्फ हमारी सत्ता नहीं गई है, हमारी पार्टी का नाम और हमारा चुनाव चिन्ह भी जा सकता है। यानी एक तरह से वो प्रिपेयर कर रहे थे। मशाल आप देखिए, मशाल मिली, आपको याद होगा अंदर उपचुनाव जब हुआ था, चंद घंटों में उनकी अपनी मशीनरी ने और उनसे सिंपैथी रखने वाला एक नया वर्ग जो पैदा हुआ है महाराष्ट्र के वोटरों में, उन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। अब देखिए जो हो रहा है एक बड़ी पते की बात है। यानी तुहिन जी बात कर रहे थे भाजपा की विचारधारा वाली, तुहिन जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, शायद एक बात वो भूल गए। एक तरह से भाजपा जो कुछ कर रही है उनका तो एजेंडा, अगस्त में नड्डा जी ने बिहार में जो बोला था प्रादेशिक दलों के पतन के बारे में, पारिवारिक दलों के पतन के बारे में, वही तो एक तरह से साध्य होने जा रहा है। इनके लिए तो बल्ले बल्ले ही है। लेकिन आखिरकार प्रादेशिक पार्टी जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की वो भी है, उनके लिए भी दिक्कतें कम नहीं है। देखिए चुनाव आयोग ने संवैधानिक अथॉरिटी है, उनके फैसले के बारे में मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आधार जो बनाया है ना इसमें, वो थोड़ा मुझे लगता है, कम से कम मेरे 30 साल की जर्नलिज्म में मैंने कोई वो केस नहीं देखी थी। वोटों के गिनती का भी उन्होंने जिक्र किया है। अगर वोटों के गिनती की बात कर कितने वोट किस धड़े को मिले, तो देखिए एक बात आती है कि हिंदुत्व के मुद्दे से उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया, वो अपनी पार्टी की विचारधारा से वो दूर हो गए, इसलिए वो हुआ। भाजपा से दूर होना यानी हिंदुत्व से दूर होना, ये जो तर्क रखा गया है ना भाजपा की तरफ से, उस तर्क को अगर हम 2014 का चुनाव जब शिवसेना और भाजपा अलग लड़े थे उस समय के आंकड़े, और जब 2019 में शिवसेना और भाजपा एक साथ आकर लड़े थे, तो आप देखोगे तो दोनों के वोट शेयर कम हो गए। जब अलग लड़े हिंदुत्व के विचार वाले दो पार्टियां, तब उनको दोनों के वोट शेयर बढ़ जाते हैं। जब अलग लड़ते एक साथ आकर लड़ते हैं तो 2-3% कम हो जाते हैं। अगर आप वोटों की गिनती की बात करोगे तो विचारधारा के मामले में मुझे लगता है तुलसीदास जी मानना होगा। तुलसीदास जी एक बात आपने बड़ी अच्छी की, आप और विनय ना दोनों लोगों ना ये कम, मतलब इसलिए क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते कि आप 2 दशक से कर रही हैं, लेकिन लंबे समय से आप लोगों ने अनुभव किया है, शिवसेना को, उद्धव जी को करीब से देखा, बीजेपी को देखा, एनसीपी को देखा है। क्या उद्धव जी के अंदर, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब तक उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो डिफरेंट लेवल पे थी, वो फायर, वो विजन या उस तरीके की आउटरीच दिखती आपको जो रिसोर्सेज का चैलेंज मीट कर ले, आइडियोलॉजी का चैलेंज मीट कर ले और अक्रॉस द महाराष्ट्र लोगों को मोबिलाइज कर सके? और ये तीनों चैलेंज इसलिए हैं क्योंकि सरकार में आपने तो रिसोर्स की समस्या, आपने एक तरीके से आइडियोलॉजी भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया है सर, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। जब वीर सावरकर पे बोला जा रहा है तो आप चुप बैठते हैं, तो वो आप जनता के बीच में जाके ये कर पाएंगे क्या? मेरा सवाल ये है कि वो फायर है क्या? देखिए उद्धव ठाकरे जो वर्जन 2 दिखाई दे रहे हैं उस तरह का फायर दिखाने की कोशिश में दिखाई देते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जब आपने जो रिसोर्सेज की बात की है ना, रिसोर्सेज और शिवसेना, उसमें कई बार विषमता रही। शिवसेना रिसोर्सेज वाली, बहुत बड़ी रिसोर्सेज वाली, और ठाकरे परिवार के बारे में मुझे लगता है आनंद जी को बुरा लगेगा, लेकिन लोग कहते रहते हैं कि वहां पे इनकमिंग है, आउटगोइंग उस तरह से बड़े पैमाने पे होता नहीं है। तो रिसोर्सेज के मामले में शिवसेना नहीं लड़ती है। शिवसेना का सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा जो बनता है नीरज जी, वो है शाखा लेवल का नेटवर्क। उसमें भी एक पद है शिवसेना का गट प्रमुख। देखिए गट प्रमुख पद क्या होता है कि वोटरों के हजार के ब्लॉक बनाए जाते हैं, उसपे एक युवा पदाधिकारी या उनका कोई पदाधिकारी नियुक्त होता है, उसको गट प्रमुख कहते हैं, जो वोटरों को मोबिलाइज करके चुनाव के दिन बूथ तक लेके जाता है और अपनी पार्टी के निशानी पे उसको बटन दबाता है। लेकिन देखिए भाजपा जो
12 के बाद के बदली हुई भाजपा जो 2014 से सत्ता में आई है, उस भाजपा में भी कॉन्सेप्ट आ गया, वो है पन्ना प्रमुख वाला। यानी महाराष्ट्र में पहले शिवसेना की मोनोपोली थी कि हर वोटर तक वो पहुंचाती थी। शिवसेना के पदाधिकारी को पता रहता था कि कहां पे वोटिंग हुई है, कहां पे नहीं हुए। जिन के नाम पे वोटिंग नहीं होती थी उसका किस तरह से इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए। लेकिन अब भाजपा ने भी वो तिकड़म समझ के पन्ना प्रमुख तक पूरे देश में, वैसे ही महाराष्ट्र में भी भाजपा ने अपना जी तुलसीदास जी बनाया हुआ है। तो शिवसेना को कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखाते हुए, आक्रामकता दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटी सी बात आखिर में बताऊंगा जी। सब ब्रेक के बाद करें इसको। जी बिल्कुल। जी विनय, आपने इशारा किया, क्या एक लाइन जो ये इनकमिंग आउटगोइंग क्या है? इनकमिंग है के बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन ये तुलसीदास जी का मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, चुनौती है अभी शिवसेना के सामने, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी चुनौतियां कभी सेना के सामने आई नहीं थी। एक दौर ऐसा था, जब मैं रिपोर्टर के तौर पर बताना चाहूंगी कि जब राज ठाकरे अलग हुए तब ऐसे लगा था कि शायद ये दौर खत्म हो जाएगा उद्धव ठाकरे का और राज ठाकरे बनेंगे, ऐसे बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी हैं वो। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहे बहुत अच्छे पब्लिक ओरेटर ना हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं और उन्होंने पिछले कई दशकों से ये प्रूव किया है। तो हालांकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपने जो पहले बेली, फायर इन द बेली जो कहा जाता है, तो वैसा उद्धव ठाकरे ने साइलेंटली बता दिया है अभी तक कि अगर ऐसा चैलेंज आता है तो वो उभरते हैं और उस चैलेंज को वो मीट करते हैं। हालांकि इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, ये मैं बार बार यानी बताना, राइट ऑफ करना गलती होगी, लड़ेंगे और परिणाम से देखेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे चर्चा कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डे में। और आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पे शिवसेना का नाम और सिंबल मौजूदा सरकार के शिंदे गुट के पास है और उद्धव ठाकरे के पास वो चला गया। अभी मामला दाम चल रहा है, लेकिन मेरे पास समय सर इस सेगमेंट में कम होगा। हम लोगों ने काफी बातें की, छोटे छोटे एक एक कमेंट आपसे चाहिए। तो इनसे ना असली टेस्ट तो बीएमसी के इलेक्शन में होगा, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नीरज जी, आज एक बदलाव जो आया है जनता के समक्ष। आज सक्षम नेता और अक्षम नेता का फर्क जो है, तो इन राजनीति में आ गया है। और पहले विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा चलता है और सामने दिख रहा है, लोगों की सिंपैथी क्यों नहीं होगी उनके साथ? तैयारी है ना ये? नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं, अगर आप सक्षम होते, जो 2.5 साल आपको मिला, अगर आप में उसमें जरा सी भी सक्षमता दिखाई होती, आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है मुंबई में बंद करा दिए थे। अब जो है एक के बाद एक वो सारे जो है पटरी पर आ रहे हैं। तो आपने जिस प्रकार से जो वसूली राज चलाया था वो जनता के जहन में बिल्कुल फ्रेश है। तो अगर आप सक्षम होते तो ये सिंपैथी कार्ड वर्क करता। आपको लगा कि ये 2.5 साल जो है, अगले 10 साल जो है कोई आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। और ये एटीट्यूड ने उद्धव जी को डुबाया। मुझे नहीं लगता है कि इस सक्षमता के बाद सिंपैथी कार्ड जरा सा भी वर्क करेगा। दुबे जी, आनंद दुबे जी, तैयारी? कई सवाल जो मैंने तुलसीदास जी पूछे आपके ऊपर लग रहा है कि जेपी, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, सिन्हा जी शायद जेपी नड्डा जी को देखते हुए हमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम है कि प्रधानमंत्री ज्यादा सक्षम है। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, अब सक्षम पे आता हूँ। जिस प्रकार कोरोना काल में श्री उद्धव ठाकरे जी ने काम किया, पूरी दुनिया ने सराहा। उसको बार बार बोलूंगा तो लोग कहेंगे देखो अपनी अच्छी बात का बार बार कह रहे हैं। अब असक्षमता पे आता हूं। जिस प्रकार वेदांता, फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस, बड़े बड़े 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलती, ऐसे प्रोजेक्ट असक्षमता की वजह से चले गए मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर किसी और राज्य में। यह असक्षमता है। तो देखिए ऐसा नहीं, अब चूंकि हम आज कमजोर स्थिति में हैं तो आप बार बार हमें कहेंगे हम असक्षम हैं, ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में कल क्या होगा ये आप नहीं जानते। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हमें स्टे दे दे, फिर मुंह बन जाएगा हमारे मित्रों का, तो मैं वो भी नहीं वो भी मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ ये है कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, उस कमियों को हम सुधार रहे हैं। जिस प्रकार आपके दोनों राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया, बिल्कुल सही बात है। बदलाव बहुत अच्छे आए हैं और अब तो शुरुआत हो गई है। अब तो हम कह रहे हैं 15 दिन बाद चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब चूंकि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने दूध का दूध पानी का पानी करवा दिया चुनाव आयोग से निर्णय दिलवा के, तो
तो वो दूध का दूध पानी का पानी जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जब वोट देगी तब मालूम पड़ेगा कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है। ठीक, तो इन 30 सेकंड आप इशारा कर रहे थे, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं प्लीज़। देखिए, इनको बस इतना बताना चाहता हूं कि वेदांत फॉक्सकॉन जैसी डील, और ये आप नीरज जी जो हैं एक बिजनेस पत्रकार के रूप में बेहतर जानते हैं कि वो रातों रात ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सालों से जो है इस पर विचार चल रहा था, और जो 2 साल इन्होंने 2.5 साल जो महाराष्ट्र का कमान संभाला, वो इतना लूज था वो कमान कि वेदांत फॉक्सकॉन को भी लगा कि यहां पर आगे भविष्य नहीं है। ऐसे निर्णय जो रातों रात नहीं लिए जाते हैं, और हमें भी खुशी होती अगर वो महाराष्ट्र में आता, क्योंकि वो 2.5 साल जो बहुत कीमती साबित हुआ है। बहुत कुछ महाराष्ट्र ने खोया है उस 2.5 साल में। बीएम श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट सर, छोटा सा रखिएगा। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हर पार्टी का अपना एक यूएसपी होता है, और ऐसे राजनीतिक दल जहां पर कुछ लोग सक्रिय होते हैं और उनके कारण एक पार्टी पूरी चलती है, तो उस श्रेणी में अगर शिवसेना को अपन मैं रखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना के पास एक बेहतर नेतृत्व है आदरणीय उद्धव ठाकरे के रूप में, और ये उन्होंने कोविड के दौरान सिद्ध भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्य की प्रशंसा की थी। कमरे में बैठकर अभी तुहिन भाई जितने आरोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछ लिया होता तो शायद ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, तुहिन साहब ने बड़ी अच्छी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता धोखेबाजों को पसंद नहीं करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे पे चुनाव होगा तो पल्ला तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का ही भारी होगा, क्योंकि इस बात को कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाएगी कि आखिर इस सरकार को तोड़ने में उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ जो एक प्रोग्राम चलाया पूरे देश पे, उसका शिकार तो महाविकास अघाड़ी हुई है ना, जिसका जवाब देना इनको मुश्किल पड़ेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। विनय, चुनाव कब होंगे बीएमसी के? जी, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है भाई, 1 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी कह रहे हैं कि शायद अगले 4-5 महीनों में हो जाए, शायद सितंबर अक्टूबर में हो जाए। लेकिन फिर जब हम किसी से भी पूछते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, हमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ओबीसी का मुद्दा है। जब बीएमसी के चुनाव आते हैं तब डिलिमिटेशन का मुद्दा भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये तो बीएमसी के चुनाव जब लगें तब लगें। अभी मुझे लगता है सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं। एक तो अब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर देखने के बाद व्हिप किसका लागू होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो 16 जो विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और इलेक्शन कमीशन ने पक्ष का नाम दे दिया, पक्ष का चिन्ह दे दिया, लेकिन अब पक्ष की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पक्ष के जो फंड्स हैं, क्या इसके लिए लॉन्ग सिविल बैटल चलेगा या इसके बारे में कोई एक गुड अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा? अभी बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है, लेकिन ये अगला पड़ाव जो है ये दोनों ही गुटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के ऑफिसर्स भी बहुत सारे होंगे, बिल्कुल हैं, और वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी आज हमने देख लिया कि एकनाथ शिंदे गुट ने जो है वो विधान भवन का जो शिवसेना का ऑफिस है उस पर कब्जा कर लिया, और शिवालय जो ऑफिस है उस पर कब्जा कर लिया। अब दोनों ही ऑफिसेस क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए हैं, तो बनता है, दोनों तरफ से बयान आया कि सरकार ने दिया हुआ है तो इसलिए वो बन गया। लेकिन सेना भवन हो या पक्ष के जो डिस्ट्रिक्ट्स में, शहर में अलग-अलग सेना शाखाएं हों, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने भी बात की, वो शाखाएं ट्रस्ट के नाम पे हैं, सेना भवन ट्रस्ट के नाम पे हैं, और इसलिए वो एकनाथ शिंदे की प्रॉपर्टी नहीं बन पाएंगे। तो उसके चलते अभी ट्रस्ट तो जो बाला साहब ठाकरे ने फॉर्म किया था, और उसमें अभी उद्धव ठाकरे हैं, उसमें अभी देसाई, सुभाष देसाई हैं, शायद दिवाकर राउते भी हैं, तो काफी कद्दावर सीनियर जो नेता थे शिवसेना के, जो बाला साहब ठाकरे ने उस पर अपॉइंट किए थे, तो वो अभी भी ट्रस्टी हैं उस ट्रस्ट के। तो चाहे सेना भवन हो, चाहे शाखाएं हो, जो कि हजारों की संख्या में राज्य भर हैं, तो उसके बारे में तो अभी क्लैरिटी है कि ये उद्धव ठाकरे के साथ अभी रहेंगे। लेकिन फंड्स का जो मुद्दा है उसके बारे में ये लॉन्ग लीगल बैटल रहेगा या नहीं। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमने इसलिए शुरुआत में कहा था कि 2 स्तर पे इस पूरी चर्चा को समझना चाहिए। एक तरफ तो ये पूरा जो ये टेक्निकल बैटल है कि वो भवन किसका होगा, शाखाएं किसकी होंगी, वो फंड किसका होगा और ट्रस्ट किसका होगा। दूसरा जो ज़्यादा मैं रियल मानता हूँ कि ग्राउंड पे मानस में लोगों के अंदर किसके लिए प्रेम समर्थन है, ये असली लड़ाई है
जो किसी एक चुनाव से साबित होगी। तो मुझे लगता है बीएमसी चुनाव उसका एक छोटा टेस्ट केस होगा। अब वो कब होगा अभी मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने विनय से पूछा तो शायद की बात जानकारी, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा और समय उसमें लगेगा। उससे पहले अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल समय एकदम समाप्त हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे मसले को लोगों को समझाने के लिए दरअसल चल के आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।